तो आज की मेजर न्यूज है कि टेंशन ईरान के लिए यहाँ पे बढ़ती हुई और केरला में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनली कैबिनेट की नॉड मिल चुकी है। एंड फाइनल इंडिया और सऊदी अरेबिया का डायलॉग है, उसके ऊपर अपडेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स फॉर 29 जनवरी 2026 को डिस्कस करेंगे विद रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द सोल सोर्स दैट इज द हिंदू। ठीक है, तो पहली न्यूज आपकी क्या कह रही है? इंडिया कंसिडर्स टाइटर माइनिंग ऑक्शन रूल्स टू डिटर लगार्ड्स सोर्सेज से। तो अब यहाँ पर पता क्या इशू हो रहा है कि माइनिंग को लेकर ना आपके ऑक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको टेंडर भरना पड़ता है ना। तो अकॉर्डिंगली अब आप टेंडर भर रहे हो ऑक्शंस के अकॉर्डिंगली, अगर आप माइनिंग का कोई प्रोसेस ले रहे होते हो तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज है उनको माइनिंग का काम यहाँ पर शुरू करना पड़ता है टाइमली। बट यहाँ पर ऐसी चीजें देखी गई हैं कि 50 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि उनको जो टेंडर मिले हुए या इवन की जो ऑक्शन के अंदर उन्होंने जब फाइनली माइनिंग एरिया के लिए यहाँ पर जो परमिशंस है वो नहीं ली हैं टाइमली, है ना। तो अब जो प्रोसेस है उससे डिले होता रहता है। माइनिंग जो है अभी तक शुरू भी नहीं हुई है बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स के अंदर, मतलब कि 14% या 82 ब्लॉक्स जो है वो अभी तक ऑपरेशनल थे, बाकी जो है अभी तक डिलेज में चल रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की परमिशन जो है उन्होंने नहीं ली हैं। तो अब सरकार क्या करना चाहती है कि इमीडिएटली काम शुरू हो सके माइनिंग प्रोसेसेस को लेकर। तो अब उन्होंने कहा है कि जो ऐसी कंपनीज है जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा आने वाले प्रोसेसेस के लिए। ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी, बट यहाँ से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बादाम पहाड़ माइंस, बालारी चित्रांगदा, देन चित्रा दुर्गा, देन चिक्कामगलुरु तुक्कमगलुरु बेल्ट। ठीक है, देन बायदलिला हिल्स, ओडिशा झारखंड बेल्ट, देन कुद्रेमुख माइंस, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? तो बेसिकली ये क्या है, अब हमारे पास एरियाज आपको दिए गए हैं जो कि माइनिंग एरियाज हैं। अलॉन्ग विद दैट मेजरली माइनिंग एरियाज में भी अगर आपको बताऊं तो मैं आयरन ओर्स जहां पर पाई जाती है इंडिया के अंदर, एंड अलॉन्ग विद द बेल्ट जो उसका नाम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एनसीईआरटी से ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैंने आपको कहा था स्पेसिफिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड बात की थी, उसी चैप्टर के अंदर आपको आयरन ओर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आई होप आपने अगर वो चैप्टर गो थ्रू कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया होगा तो आप आज क्वेश्चन में फिर फंसते हो कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम इज करेक्टली मैच, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बादाम पहाड़ माइंस की तो वो ओडिशा झारखंड बेल्ट के अंदर है। ठीक है, जब बेलादिला हिल्स की बात करते हैं तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाली बेल्ट है। कुद्रेमुख माइंस की बात कर रहे हैं तो बलाड़ी चित्रदुर्गा वाले रीजन के अंदर वो फॉल करता है। तो मेजरली हमारे पास 4 ऐसे माइनिंग एरियाज हैं: ओडिशा झारखंड बेल्ट, देन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, एंड देन बलारी चित्रदुर्गा चित्तमगलुरु, एंड देन तमाकुरु बेल्ट। कर्नाटका चित्तमगलुरु तो बहुत ज्यादा फेमस जगह है, वैसे मेरे को लगता है कि आपको हिंट वहां से मिल जानी चाहिए थी। एंड महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट जिसके अंदर हमारे मारमगांव पोर्ट वाला रीजन जो है वो फॉल करता है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट मैप है जिसके अंदर आपको आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स और मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका के जो साइट्स है वो दिए गए हैं। तो प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड आपको मैं ये चैप्टर की वजह से इसी वजह से इंपॉर्टेंस बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको फंसाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो प्लीज इस चैप्टर को तो गो थ्रू कर ही लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एवरग्रीन है। कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपको फंसा लिया जाता है कि कितना आप मैप्स के ऊपर गौर कर रहे हो, है ना। ऑल्दो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी आपको दिया गया है बट मैप्स को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एनएचआरसी डिस्कसेस राइट्स वायलेशंस ड्यूरिंग डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रीवेरिफिकेशन। तो अब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज की ना यहाँ पर स्क्रूटिनी की जानी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो अब 2024-2025 के अंदर ना सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं एसओपीज बोलते हैं वो जारी की गई। तो अब उस एसओपी के अकॉर्डिंगली जो भी व्यक्ति हैं अब जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं तो वो अब उनको क्या कहा गया कि आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो अब ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अब न्यू भी हैं सर्विसेज के अंदर, प्लस जो ऑलरेडी ओल्ड लोग थे जो पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे, नॉट ओल्ड बाय एज, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे थे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर उनसे रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस मांगा गया है। टू विच एनएचआरसी जो है उन्होंने ये चीज बोली कि किसी भी व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है वो उसके अंदर एक आइडिया ऑफ यू कैन से या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लेकर आती है। तो जितने भी पुराने ऐसे लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो उनको रीवेरीफाई करने की जरूरत क्या है? पहली चीज उन्होंने बोला कि अगर आपको रीवेरीफाई करना है तो आप अंडर किसी सस्पिशन के अगर किसी व्यक्ति के लिए हैं तो आप कर सकते हैं। अगर सस्पिशन नहीं भी एंड फिर भी रीवेरिफिकेशन करनी है तो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं कि बार बार कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनकी डिसेबिलिटी इरिवर्सिबल है इन एनी केस, जो परमानेंट डिसेबिलिटी है जिनकी
की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि आप ऑनलाइन प्रोसेसेस के थ्रू उनको रीवेरीफाई कर सकते हो, है ना, कि इस तरीके से आप हरास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सरकार को बस उन्होंने ये बोला कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आप उसको चेंज करेंगे, कि जो ओल्ड वेरिफिकेशंस करने की जरूरत है, अगर रीवेरीफाई आपको करना भी है तो आप ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू कीजिए, या फिर उन केसेस में कीजिए जो सस्पिशियस है। न्यू वेरिफिकेशंस के लिए अगर आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ कंडक्ट कराना है, आप कराइए, जिस तरीके से स्टैंडर्ड आपका प्रोसीजर रहता है वो चीज़ को आप फॉलो करते रहिए। बट जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए बार बार आप यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप बार बार ये मेडिकल टेस्ट अगर कहते हैं ना, तो उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है, उनकी सेंस ऑफ यू कैन से कि सिक्योरिटी के ऊपर, या उनका आप कह सकते हो कि उनकी इमेज के ऊपर वो एक तरह से धब्बा दिखता है, ठीक है, या उनके मन में एटलीस्ट ये बात है। तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की नहीं तो एक तरह से ये वायलेशन की तरह माना जाएगा। तो इस तरीके से रीवेरिफिकेशन सिर्फ सस्पिशियस केसेस में या इन एनी अदर केसेस जहां पे आपको लगता है कि जरूरी है तो ही कराइए, अदरवाइज नहीं, और वो भी ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू। अदरवाइज न्यू जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपको जो भी प्रोसेस को फॉलो करना है, वी आर ओके विद इट, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनएचआरसी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया के अंदर, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑल दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी की यहाँ पर बात करता है, बट यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करें तो 1993 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। क्यों? क्योंकि 1991 के अंदर आप देखोगे ह्यूमन राइट्स की, आप कह सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी 1991 के अंदर अक्टूबर में, एंड 1993 के अंदर इंडिया ने अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। एंड ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एज अमेंडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। तो इस वजह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देन 66% ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम SC, ST, OBC ग्रुप्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, एंड अक्रॉस 80 मिनिस्ट्रीज एंड द अटैच्ड डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट आई है। तो ये बहुत आपको तामझाम यहाँ पर बताया गया है, बस अब ये टेबल को समझो, उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो काम है वो 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइडेड होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में फर्दर 2 तरह की बाइफर्केशन होती है, जिसके अंदर सैनिटेशन वर्क इंक्लूडेड होता है, जिसमें एक्सक्लूडेड होता है सैनिटेशन वर्क, जिसके अंदर PN एंड एवरीथिंग का काम आ जाता है, वो ग्रुप सी वाली कैटेगरी है, बट उनको सैनिटेशन वाला काम नहीं दिया जाता। अब जैसे सफाई कर्मचारी की हम बात कर रहे हैं, वो सैनिटेशन वर्क के साथ इंक्लूडेड है एंड ग्रुप सी की सर्विसेज में आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ आप डेटा को यहाँ पे corroborate करके देखो, तो ये न्यूज ने यही चीज आपको बताई है कि जो अक्रॉस दोज 80 डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यू कैन सी कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड है, वो काम जो है किसको दिया जाता है? SC, ST एंड OBC ग्रुप्स के पास मेजॉरिटी में है। बट एज कंपेयर टू दैट, अगर हम यहाँ पर ग्रुप ए की बात करें तो उसके अंदर SC की एंड ST की जो आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है वो रिलेटिवली कम है ना। यही डिपार्टमेंट ने, यही आपको टेबल भी ये चीज बोल रहा है, बट उन्होंने ये चीज भी बोली कि OBC की जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो टाइमली धीरे धीरे करके उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ता गया है। सो अब उसके अलावा उन्होंने बोला कि कई बार जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना डेटा यहाँ पर भेजने में डिले कर देती हैं, जिस वजह से जो डेटा है वो कई बार एक्यूरेट भी नहीं आ पाता है, एंड डिलेड हम डेटा आपको बता पाते हैं। तो एक तरह से मतलब कहने का यही मतलब है कि जो गवर्नमेंट है दे वांट इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, बट वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने यही रिपोर्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है कि अब हमें ये डेटा को कोरॉबोरेट करते हुए फाइनली अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बताना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ऑलमोस्ट इक्वल हो सके फॉर एवरी कैटेगरी एंड एज वेल एज फॉर द जनरल पीपल ऑल्सो, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर शिफ्ट भी होता नजर आ रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ OBCs, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज थी, एंड ऐसा पहली बार कोई डेटा है, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि पहली बार ऐसा कोई डेटा है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा रिलीज किया गया है, जहां पे कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक यूनिकनेस को दिखाता है किस तरीके से पॉलिसीज जो है वो बेटर की जा सकती हैं टू अपब्रिंग द SC एंड STs ऑल टुगेदर, क्योंकि OBCs की रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे हमें फेयरली नजर आती है। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग: लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 and 2 ओनली। तो इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि मैं वेबसाइट से गो थ्रू कर रही थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो DOPT के अंदर यहाँ पर फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? आपकी UPSC है, देन आपकी CIC है, CVC है, CAT आती है, देन लोकपाल आता है,
ठीक है। उसके बाद हम अटैच्ड ऑफिसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एसएससी आ जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, देन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अटैच्ड ऑफिसेज का पार्ट है। ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडीज कौन सी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, सिविल सर्विसेज ऑफिस इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भंडार, देन गृह कल्याण केंद्र एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, जो कि इसके अंडर यहाँ पर फॉल करता है ऑटोनॉमस बॉडीज के अंदर। तो हमारा जो स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली डीओपीटी के अंदर ये फॉर्म करते हैं। अब डीओपीटी जो है अपने आप में ही आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल देन पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर फॉर्म करता है। तो अब इनका आइडिया क्या है, अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो अब जैसे आप भी अगर ऑफिसर बन जाते हैं, है ना, तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है आपका, तो आप उसके बाद डिफरेंट आपका जो कार्डर है सिलेक्ट होता है, कार्डर के बाद आप सर्विसेज कौन सी ले रहे हैं वो सिलेक्ट होता है। तो वो सारी की सारी पर्सनल ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर ही यहाँ पर बनता है। तो अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट ये दो तरीके से करते हैं, एक तो आपके यूपीएससी के थ्रू करते हैं, दूसरा आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी का पेपर होता है। तो इसके बाद जो ट्रेनिंग का एंड इवन के जो रिलेटेड पॉलिसीज जिसके ऊपर काम किया जाना है, ट्रेनिंग किस तरीके से बेटर हो सकती है या किस तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जा सके एंड ट्रेनिंग में इनकलकेट किया जा सके, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो है ग्राउंड वर्क जो है 2 साल का जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर सिखाया जाता है। तो यही सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, डीओपीटी की होती है। ठीक है। तो ये इन डिटेल आपको अबाउट द डिपार्टमेंट यहाँ पर बताया गया है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये प्रधानमंत्री के डायरेक्ट चार्ज के अंडर आता है। ठीक है। तो कोई मिनिस्ट्री इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, बस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, है ना। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफिकली जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर उनकी डायरेक्ट आप कह सकते हो से वहाँ पर होती है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इनको वहाँ पे होती है। एंड दूसरी बात है कि जो अब मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अब यहाँ पर हम बोलते हैं, है ना, वो इसका यहाँ पर साथ में पार्ट होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी इसका पार्ट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीओपीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, एंड स्टेट पीएससी तो चलो थोड़ा बहुत आप आइडिया ले ही सकते हो, प्लस अगर आप एसएससी के पेपर की भी तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। देन फॉल्स चार्ज वोंट अट्रैक्ट प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ना यहाँ पर केरला के अंदर एक केस आता है जहां पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि अब क्या होता है कि जो 2 ऐसे व्यक्ति हैं उन्होंने जिसके ऊपर एक्यूज किया था, जो एक्यूज व्यक्ति था, यहाँ पर अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई इसके बाद यही पाया गया कि फॉल्स चार्जेस जो है वो लगाए गए थे। अब सिंस जो चार्ज लगाया गया था दैट वाज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। अब 2 तरह की यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई है पॉक्सो एक्ट के अंडर, एक तो सेक्सुअल हरासमेंट है सिंपल और एक आती है ग्रेवर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है। तो अब जो पनिशमेंट ऑब्वियस सी बात है वो भी डिफरेंस यहाँ पर होगी, है ना। तो फॉल्स कंप्लेंट के अंदर उन्होंने बोला कि अगर हम सेक्शन 22 के अंदर यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि फॉल्स जो जितनी भी फॉल्स ऐसी जो आती है आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, ये फॉल्स केसेस आते हैं, वो सेक्शन 22 के अंदर ही यहाँ पर होते हैं। ठीक है। एंड सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट के अंडर यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई है। तो उन्होंने बोला सेक्सुअल हरासमेंट की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए तो सेक्शन 22 अगर हम लगाते हैं वो ग्रेवर फॉर्म में यहाँ पर होगा। बट उन्होंने बोला अगर हम यहाँ पे इनको छोड़ देते हैं इन व्यक्तियों को जिन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाई है, तो इन दैट केस ऑल्सो फिर ये चीज पे अब क्या हो जाएगा कि हमारी जो इतना टाइम कोर्ट का वेस्ट हुआ है या जस्टिस जो एक तरह से डिनाई की जाएगी उस व्यक्ति को जिसके ऊपर यहाँ पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जो अब सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंगली जो पनिशमेंट बनती है वो लगाई है। सेक्शन 22 के अंदर जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन यहाँ पर क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। बट कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो केस है वो पॉक्सो के अगेंस्ट ऐसे भी हो सकता है कि फॉल्स केसेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ईजिली यहाँ पर मिलती है, एंड उसके लिए भी प्रावधान यहाँ पर ऑलरेडी एक्ट के अंदर दिया गया है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट इज ऑफ 3 years और फाइन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे स्टेट के पास ये प्रोविजन है ही है। जब यहाँ पर हम इक्वालिटी की भी बात करते हैं, यहाँ पे जब हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास सेक्शन 15 सब क्लॉज 3 के अंडर यहाँ पर राइट है जो चिल्ड्रन को लेकर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड इवन की स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी, कि वो स्पेशल लॉज यहाँ पे पास कर सके। अब यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट की अंडर पॉक्सो एक्ट इज ऑफ फाइन ऑफ, अब 3 साल की या तो पनिशमेंट हो सकती है या और वर्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है जिस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, और यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के लिए तो कहीं पर भी नहीं आ सकता, एंड स्पेशली व्हेन इट कंसीडर्स चिल्ड्रन अंडर इट, है ना। तो और तो नहीं है, यहाँ पर एंड वर्ड आना चाहिए था। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पर होती एंड 3 years एंड फाइन यहाँ पर, देन दिस स्टेटमेंट हैव बीन करेक्ट। ठीक है। तो अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, अब उसके अंदर भी आपको वेरियस चीजें जो है वो गिवन है।
ठीक है, कि अब किसी को थ्रेट किया जा रहा है, किसी को स्टॉक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, किसी को पोर्नोग्राफिक कंटेंट किसी बच्चे को दिखा रहे हो, या आपका इंटेंशन वैसा है, या आप वर्ड्स को वैसे यूज कर रहे हो किसी बच्चे के सामने, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट होगा, विच इज नॉट अ ग्रेवर फॉर्म, बट उसके लिए भी पनिशमेंट 3 साल की है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, ठीक है, एंड शैल बी लाइबल टू फाइन यहाँ पर दिया गया है आपको स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर देखो एंड शैल बी लाइबल, और वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। Then tensions high as Trump says time is running out for Iran. तो अब ट्रम्प खुद से यहाँ पर बोल रहे हैं, बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद से आके आप डायलॉग कीजिए। भाई वो पहले आकर जा चुके हैं, तब आपने उनको यहाँ पर धमकी दे दी, धमका दिया है ना। अब उसके बाद आप बोल रहे हो बिगर आर्माडा जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। वही रिपीटेड न्यूज़ यहाँ पर है कि वेनेजुएला से भी बड़ा आपके ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाएगा, यू विल बी क्रैक डाउन। एंड इवन की कल की जो न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोली गई थी कि जो सिचुएशन है वो इंटरनली, अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली, कि जो खमीनी की गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा वीक यहाँ पर नजर आती है, एंड इवन की तख्ता पलट होने के यहाँ पर चांसेस है। वही रिपीटेड यहाँ पर यही चीजें हैं, सोशल मीडिया पे भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है इसको यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे हैं। प्लस इन रिस्पॉन्स मिस्टर ट्रम्प की थ्रेट की ईरान की जो मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने कहा इट विल डिफेंड इटसेल्फ। तो अब आगे से वो क्या ही करेंगे, है ना। एंड यूएस ने जो ब्लंडर किया है वॉर्स अफगानिस्तान एंड इराक के अंदर, एंड 7 ट्रिलियन से ज्यादा स्क्वांडर किया है अमाउंट, एंड लॉस्ट मोर देन 7,000 अमेरिकन लाइव्स। तो ये उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ने बात बोली। ईरान जो है उन्होंने बोला कि हम रेडी हैं फॉर डायलॉग बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट, बट इफ पुश्ड वी विल डिफेंड इट सेल्फ एंड रिस्पॉन्ड लाइक नेवर बिफोर। तो अब ईरान ने ये चीज बोली, अगर आप बात करोगे तो तरीके से बात करोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट अब यहाँ पर ना ट्रम्प का तो आइडिया मेजरली क्या है कि हमें डी न्यूक्लियराइज करना है ईरान को, डी न्यूक्लियराइज करने की जरूरत है हमें ईरान को, क्योंकि ईरान के ऊपर जो इजराइल के साथ मिलकर यहाँ पर अटैक किए गए थे, ठीक है। तो अब उस अटैक को यहाँ पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि अब आपने जो फैसिलिटीज है उसके अंदर से जो चीजें हैं वो तो निकाल ली हैं, हमें वो आप दे दीजिए एंड डी न्यूक्लियराइज कर दीजिए ईरान को, एंड वी आर फाइन विद यू, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, एंड टू विच द रिस्पॉन्स ऑफ ईरान वाज दिस, ठीक है। देन सेंट्रल अथॉरिटीज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी फॉर ऑल कम्युनिटीज। तो अब ये यूनियन गवर्नमेंट की वर्किंग टुवर्ड सोशल जस्टिस की यहाँ पर बात की जा रही थी। एमपीज को यहाँ पर पूछा गया वेडनेसडे को टू स्टैंड एज वन ऑफ द इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विकसित भारत एंड द कैंपेन फॉर स्वदेशी। तो उन्होंने यहाँ पे जॉइंट एड्रेस यहाँ पे बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को दिया। तो उन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को यहाँ पर सामने रखा, उनको रियलाइज किया, ठीक है, उनको याद भी किया। उन्होंने बोला उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें जो है हमें उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। ऑल्दो हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटीज है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स अ रिफॉर्म एक्सप्रेस, कि एक्चुअली में हम रिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं बाय 2047, कि हम जो विकसित भारत का आइडिया देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, वो सोशल टर्म्स में भी कहीं ना कहीं इनकलकेट होता है। तो उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट एंड कमीशन को लेकर, जब उन्होंने यहाँ पर अभी इक्वालिटी को लेकर जो चीजें चल रही हैं वहाँ पे, है ना, जो नए रूल्स यहाँ पर पास हुए हैं उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर चीजों के बारे में बोला कि हमारा जो मेजर यूजीसी को लेकर जो रूल्स को पास करने का आइडिया यही था कि हम इक्वालिटी को यहाँ पर इंश्योर कर सके फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। एंड उन्होंने यहाँ पर फुल सेंसिटिविटी कहा सबके लिए, जो कि दलित्स है, बैकवर्ड क्लासेस है, एंड इवन मार्जिनलाइज्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो उन्होंने बोला 2014 के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो सिर्फ 25 करोड़ सिटीजन तक ही पहुंच पाई थी, और हम चाहते हैं हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन तक वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पहुंच पाए। एंड 95 करोड़ इंडियंस जो हैं अभी तक सोशल सिक्योरिटी कवर्स ले पा रहे हैं, कि 2014 के अंदर ये था जो कि 25 करोड़ लोगों तक हम केटर कर पा रहे थे, बट अब हमने क्या किया है, 95 करोड़ इंडियंस को हम केटर कर पा रहे हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें एक तरह से इंस्पायर करता है स्पिरिट के अंदर। एंड सोशल जस्टिस मतलब कि हर एक सिटीजन को एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर राइट मिल रहा है पूरा का पूरा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो जितने भी अब जो हमारी सर्विसेज हैं एंड रिलेटेड पर्सोनल्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको भी यहाँ पर याद किया। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास जो पावर है, ठीक है, मिलिट्री पावर भी अगर एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसको किस तरीके से जुडिशियसली यूज करना है, ठीक है, वो एक तरह का ये बेस्ट एग्जांपल हमें ऑपरेशन सिंदूर दिखाता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं बट विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने इसको यूज किया है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मकौले की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं इंडिया को लेकर, लॉर्ड मकौले की उन्होंने बात की कि बहुत ज्यादा उन्होंने गंदा गंदा इंडिया के बारे में लिखा, है ना, कि उनकी कॉन्स्पिरेसी जो है एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी लेकर आती है हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर, जो कि इंडियंस के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। बट उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से जो गवर्नमेंट है उन्होंने करेज टू स्ट्राइक अ ब्लो ऑन दिस यहाँ पर दिखाया है, कि लॉर्ड मकौले के जो, अब आप कह सकते हो इवन कि हमारे पास जो नई आप कह सकते हो कि दिल्ली के अंदर हमारे पास एक नई जो लाइब्रेरी यहाँ पर खुली है ना, तो
मिशन ज्ञान भारती के अंडर जो बनाई गई है ना। अब वही जो लाइब्रेरी है उसके अंदर लॉर्ड मकॉले की जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, उन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं, जो चीज़ें लिखी है, बातें लिखी है, वो भी अब आर्काइव्स के अंदर रखी गई हैं, बट उसको एक सेपरेट सेक्शन में रखा गया, उसको हटाया नहीं गया है वहाँ पर। बट मेजर जो डिस्प्ले है किसकी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की है, एंशिएंट टेक्स्ट की है, मेडिवल टेक्स्ट की है, जो एक्चुअली में हमारे कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं। तो एक तरह से शिफ्ट किस तरीके से हुआ विजन अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद, एंड विजडम किस तरीके से यहाँ पर दिखाई जाती है ब्रिटिशर्स की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनीज, है ना। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर काउंटर करने के लिए चीज़ों को रखा गया है। तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये चीज़ बोली। तो उन्होंने बोला 2026 के अंदर हमारा कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स सिंस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल हो जाएगा गुजरात के सौराष्ट्र में। तो इस बार उसको भी सेलिब्रेट किया गया कि सोमनाथ स्वाभिमान जो पर्व है उसको भी अब यहाँ पर आप कह सकते हो विद असेंस एंड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेलिब्रेट किया गया। तो अब उसके बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का हुआ है उसको लेकर उन्होंने सराहना की, एंड उन्होंने बोला इट विल गिव इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल टुगेदर, है ना। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। देन केरला's 583 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गेट्स कैबिनेट नोट। तो एक फॉर्मल लेटर जो है सेंटर के पास भेजी गई थी एक्सप्रेसिंग द स्टेट्स इंटरेस्ट, एंड ऑपरेशन किसका था कि 160 to 180 किलोमीटर पर आवर जो रेलवे ट्रैक्स है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ले डाउन किया जा सके ताकि ये ट्रेन को वो अब सह सकें, ठीक है। तो शॉर्ट स्टेशन इंटरवल्स के लिए, हाई पैसेंजर कैपेसिटी के लिए, तो इसको एक सूटेबल फॉर केरला की यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के लिए भी रखा गया। डे टू डे अगर आप चाहते हो अब एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर कम्यूट करना, तो यहाँ पर इसको कैबिनेट की नोट मिल चुकी है। अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा 583 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट कहाँ से होगा, तिरुवनंतपुरम से कहाँ से कसारगोड तक, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्लियर अपना एक्सटेंड यहाँ पर सपोर्ट किया था। सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर उन्होंने मांगी थी सरकार के द्वारा, जो कि उन्होंने यहाँ पर सबमिट कर दी है। तो अब यहाँ पर कैबिनेट ने है ये भी काम दिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, इनिशिएट कीजिए कि अर्लियर हमें कंसल्टेशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल, जब सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। प्लस एक चीज़ और देखने की जरूरत है यहाँ पर कि कैबिनेट की तरफ से जो प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पर किया गया है एनहांस किया गया है एंड इंप्लीमेंट करने की यहाँ पर बात की गई है, उसको स्टेट गवर्नमेंट सराहना उसकी भी करती है। प्लस उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और बोली कि अब जो स्पीड है 160 से 180 किलोमीटर पर आवर्स की शॉर्ट स्टेशन इंटरवल्स के अंदर और हाई पैसेंजर कैपेसिटी के अंदर वो सूटेबल तो रहेगी केरला के अंदर, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, एंड सेंसिटिव टोपोग्राफी है, इस वजह से हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो एक एलिवेटेड वायडक्ट मॉडल जो है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एम्बैंकमेंट मॉडल, ठीक है। एम्बैंकमेंट मॉडल क्या होता है हमारे पास कि आप कह सकते हो कि जैसे नॉर्मल हमारे पास ट्रेन्स लेट की जाती है, उन्होंने बोला उस तरीके से काम नहीं करना है, कैबिनेट की तरफ से ये बात आई है, सिंस एनवायरमेंट सेंसिटिव भी है एंड हमारे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस एरियाज के अंदर वो भी ज्यादा है। तो अब शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर हाई स्पीड्स में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो हम डक्ट्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, ठीक है। देन अब यहाँ पर लैंड एक्विजिशन जो है इसी वजह से सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, एंड डिस्ट्रप्शन जो है नेचुरल वाटर फ्लो की वो भी यहाँ पर मेंटेन रहेगी, और मिनिमाइज करेंगे पब्लिक रेजिस्टेंस को, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली कैरी आउट किया जा सके। अब क्या हो रहा है, डक्ट्स बना रहे हो तो आप अंडरग्राउंड ही काम करोगे बेसिकली, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर रिलोकेट करने की भी जरूरत नहीं होगी, वाटर का फ्लो जो है नेचुरली वो भी खराब नहीं होगा, ठीक है। एंड जो लोग हैं वो भी अपोज ना करे प्रोजेक्ट को, क्योंकि इधर से उधर उनको डिस्प्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये काम किया जाएगा। देन इंडिया होल्ड सिक्योरिटी डायलॉग विद सऊदी अरेबिया, तो तीसरी ऐसी मीटिंग हो चुकी है, ये थर्ड इंडिया सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप जो है अब वो मीटिंग कर चुके हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ सिक्योरिटी जो डायलॉग है उसको साइन करने की बात की जा रही है वापस से, कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करना चाहते हैं हमारे ऑनगोइंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, एंड जो थ्रेट्स यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा ग्लोबली लिए जा रहे हैं इन द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव रीजन्स, एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल के दिन भी, परसों के दिन में, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में था तो परसों भी एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर पास हुई है। तो टाइम एंड अगेन जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ सऊदी अरेबिया इसका पार्ट थे, ठीक है। उनकी तरफ से जो डेलीगेशन आई थी वो इनका पार्ट थे। अब दोनों साइड ही चाहते हैं कि कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सके करंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस की वजह से, ताकि जो टेररिज्म है उसको यहाँ पर काउंटर किया जा सके, एंड रेडिकलाइजेशन जो फैलाई जा रही है इतनी ज़्यादा उसको कंटेन किया जा सके, एंड फाइनेंशियल जो अब तरीकों से पैसा पहुंचाया जा रहा है टेररिस्ट को वो भी रोका जा सके, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि टेररिस्ट अब पर्पस के लिए अब भेजी जाती है ना, उसको भी रोका जा सके, एंड जो नेक्सस है, जो इनका जो ग्रुप है पूरा का पूरा, इसको ही पकड़ा जा सके, जो कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज करते हैं क्राइम्स एंड टेररिज्म को, ठीक है। तो इसके अंदर ऑपरेशन के थ्रू इसको काम किया जा सके, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम वो सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर या इवन के यूएई के अंदर भी अगर आप देखते हो तो अब यहाँ पर जाकर छुप जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, है ना। तो यहाँ पर आपस में कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो टेररिस्ट
जो है अटैक पहलगाम का, इसका एक तरह से आप कह सकते हो कि बीज था जिसने अब फाइनली अब जो थोड़ा बहुत शेप लेना शुरू किया है, एंड इंडिया जो है जॉइंटली यहाँ पर काम करना चाहता है। अब इनहांस्ड बायलैटरल लीगल एंड जुडिशियल कोऑपरेशन की बात की जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट की कोऑपरेशन होगी यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है। तो जो सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप है गुड फ्रेमवर्क बनाएगा ताकि जो ऑनगोइंग कोऑपरेशन है वो बेटर तरीके से और चल सके, एंड इट इज कंटिन्यूइंग द मैकेनिज्म जो कि इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का पार्ट होगा, जिसको हम SPC बोलते हैं। एंड यहाँ पर इंडिया और UAE का जो अब एक लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो भी है। अब सऊदी के साथ भी है, हम UAE के साथ भी हैं, तो हम दोनों के साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ एक कंट्री के साथ, सऊदी के साथ यहाँ पर अपना पार्टनरशिप बना के बैठ गया, हम सऊदी के साथ भी काम कर रहे हैं, हम UAE के साथ भी काम करेंगे, चाहे सऊदी और UAE की अभी करंटली यहाँ पर नहीं बन रही है ड्यू टू द कंडीशंस इन यमन, ठीक है, बट इंडिया जो यहाँ पर डिप्लोमेसी एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या है कि जो पॉलिसीज हैं यमन के अंदर, उसके अंदर अब सऊदी और इवन के आप कह सकते हो कि UAE के बीच में भी इंडिया जो है एक ऐसा रोल प्ले कर सके जो सिचुएशन को थोड़ा सुधार सके, ठीक है। तो सऊदी नॉट द UAE हैज टेकन एनी फॉर्मल मेजर्स अगेंस्ट ईच अदर, बट द दोनों नेशंस जो हैं दे आर एक्सचेंजिंग स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स ओवर द सोशल मीडिया, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका सच एज लीबिया एंड सुदान, ठीक है। तो सऊदी की क्रिटिसिज्म जो है जनरली हाईलाइट करते हैं कि UAE हैज बीन ट्राइंग टू प्रमोट अब कितने इनमिकल फोर्सेस दैट आर इन द एरियाज दैट आर लिंक टू सऊदी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कि जहाँ पे सऊदी के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वहाँ पर जितने भी लोकल लोग हैं वहाँ पर भड़काने का काम मेजरली किसने किया, UAE ने किया है। तो ये एलिगेशंस UAE के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो अब सऊदी एंड UAE जो है वो वाइटल है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड मेजर फॉरेन रेमिटेंसेज जो हैं उनकी तरफ से आप कह सकते हो कि जनरेट होती है इंडिया के लिए, एंड दे होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर्किंग देयर एज एक्सपैट्रिएट्स। तो हमारे पास अब जो हमारी GDP के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस या नेट इनकम जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है ना, वो सारी की सारी यहीं से आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है। तो इंडिया के लिए दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। एंड इफ आधार कैन बी फोर्ज्ड सेम गोज फॉर पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है आधार कार्ड से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप आधार कार्ड की बात कर रहे हो कि वो इजीली फोर्ज किया जा सकता है, तो इस तरीके से पासपोर्ट भी फोर्ज किया जा सकता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि आधार बनाने वाली जो कंपनी है वो एक तरह से आउटसोर्स किया गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से काम, ठीक है, कि वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह के लिए पोर्टल सरकार का ही है, बट जो आधार मेकिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा वो भी एक थर्ड पार्टी कंपनी को दिया गया है। एंड सेम गोज फॉर द पासपोर्ट प्रोसेस ऑल्सो। तो अगर आधार बनाना इतना मुश्किल नहीं है तो पासपोर्ट बनाने में क्या मुश्किल हो जाएगी किसी और व्यक्ति को, तो फोर्ज पासपोर्ट भी इजीली बनाए जा सकते हैं। तो क्यों हम आधार कितने अगेंस्ट यहाँ पर चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि हमने शुरू से ये नहीं बोला आपको कि आधार जो है वो आपका एक तरह से प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है या आपकी प्रूफ ऑफ डोमिसाइल है, वो किसी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। हम सिर्फ आपको यही बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप इसको एज एन 11th या 12th डॉक्यूमेंट अगर इनकलकेट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये चीजों को लेकर बार बार इलेक्शन कमीशन जो इतने इश्यूज और मुद्दे क्रिएट कर रहा है कि तो उस तरीके से तो पासपोर्ट के ऊपर भी मुद्दे क्रिएट किए जा सकते हैं कि अगर इस तरीके से फॉर्जिंग की प्रोसेस की बात करें तो हर चीज पॉसिबल हो सकती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक गुड फेथ में काम करना है कि आप आधार को लेकर अगर आपको इशू क्रिएट हो रहा है तो वापस उसकी रीवेरिफिकेशन प्रोसेसेस को रख लीजिए ना, कि QR कोड उसके ऊपर लगा होता है कि आप उसको वेरीफाई करना शुरू कीजिए। आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि एक व्यक्ति का अगर आधार फोर्ज्ड है या जो गलत है, ठीक है, या आधार सही से एक्यूरेटली नहीं बना तो बाकियों को भी बोल दोगे कि सबके गलत है, तो वो चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे तो पासपोर्ट भी फोर्ज हो जाएगा, एक का गलत हो गया तो सभी पासपोर्ट जो है यहाँ पर इनवैलिड आप करार दोगे, तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। एंड पासपोर्ट तो इन एनी केस ऑल्सो इंडियन सिटीजनशिप को कहीं ना कहीं दर्शाता ही है, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन सिटीजन हो तभी आपका इंडियन पासपोर्ट बनता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली एंड लताड़ा है फिर से इलेक्शन कमीशन को, जो कि SIR के मुद्दे पे किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का SIR वाले मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के साथ ये टसल अभी भी ऑनगोइंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है दैट इज आयुष एक्सेल साइंस MOU विद जेप्टो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो क्या करना चाहती है कि जो आयुष से रिलेटेड जो हमारी जो स्कीम है उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है ना वो जेप्टो के थ्रू यहाँ पर डिलीवर हो सके, तो इसके लिए इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ है। तो जिनके पास भी अब जेप्टो के यहाँ पे शेयर्स हैं वो थोड़ा खुश हो सकते हैं आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि डिजिटल डिस्कवरी जो है वो स्ट्रेंथन होगी और इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी कंप्लायंस हो एंड कंज्यूमर्स जो है उनका ट्रस्ट बना रहे। ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे बेचे जा सकते हैं जेप्टो के थ्रू, बेचे भी क्या भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री का आपस में जेप्टो के साथ अलायंस यहाँ पर हुआ है। देन हेल्थ मिनिस्ट्री ईजेस ड्रग ट्रायल नॉर्म्स कट्स लाइसेंस रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रग्स की जब हम बात कर रहे हैं ना
तो किसी भी तरीके की जो मेडिसिन है उसको अब ट्रायल पे भेजा जाता है पहले, है ना, तो उसके लिए 2 तरह की परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती थी, 2 स्टेज पे जो परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अब सरकार ने क्या किया है कि इस वजह से अभी दोनों स्टेजेस की परमिशन लेने की वजह से टोटल आप अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता था, ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लगता था, 4 तो ज़्यादा हो गए, 3 महीने का टाइम तो पक्का ही पक्का यहाँ पर लगता होता था। तो अब सरकार ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो जनरल ड्रग्स हैं जिसको लेकर इतना ज़्यादा रिस्क यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रिस्की प्रोसेसेस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेवल जो है हमारा ट्रायल का वो हम हटा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बाय 90 डेज हमारा जो प्रोसेस है वो टू गेट लाइसेंस एंड वेरीफाइड, ठीक है, कि टू बी सर्टिफाइड एज अ मेडिसिन, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि अब क्या है कि अब आप कह सकते हो हाई रिस्क है, ड्रग इंक्लूडिंग साइटोटॉक्सिन ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उसके लिए अभी भी दोनों की दोनों जो अब स्टेजेस हैं वो अभी भी रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है जो कि नॉर्मल ड्रग्स में, यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स में बात कर रही है, जो काम करती है उसके अकॉर्डिंगली एंड रिसर्च करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो अब टाइम है वो कम लगेगा। तो इस वजह से मैक्सिमम जो पॉप आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ मेडिसिन है उसको ईजिली मार्केट के अंदर पॉप किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देन पुतिन शारा विल डिस्कस फ्यूचर ऑफ रशियन मिलिट्री प्रेजेंस इन सीरिया। तो अब यहाँ पर अलग ही केस चल रहा है। अभी शरा जो है रिसेंटली शायद ट्रम्प से भी मिलकर आए हैं, वो पुतिन से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो सीरिया के आप कह सकते हो अहमद अल शरा जो हैं वो पुतिन से यहाँ पर मिले हैं। वो चाह रहे हैं कि अब जो सीरिया के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस रशिया की होगी नहीं होगी उसके ऊपर डिस्कशन की जा सके। तो सीरिया में भी आने वाले टाइम में भी हो सकता है हालत और ज़्यादा नाजुक होती हुई नजर हमें आए। देन यूएस कॉल्स ताइवान वाइटल पार्टनर आफ्टर हाई लेवल टेक एंड एआई टॉक्स। तो अब ताइवान की मैंने आपको कल वो चिप्स वाली बात तो बताई थी, है ना, तो अब वो सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, तो अब एआई से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं यहाँ पर हाई लेवल टेक्नोलॉजी की, तो यूएस ने अब क्या क्या है ताइवान को यहाँ पर फेवर कर दिया है। तो और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स जो कि चाइना को और ज़्यादा खलेंगी यहाँ पर, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स एंड मुसीबत आने वाले टाइम में भी खड़ी हो सकती है। देन किंग जोंग उन सेज कि नॉर्थ कोरिया जो है सून अनवील करेगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्लान्स। कल ही अभी सी ऑफ जापान में उन्होंने जो एक मिसाइल है वो अभी भेजी है ना, फेंकी है, उसको यहाँ पर लॉन्च किया था, फेंकी भी क्या है लॉन्च किया था, जिसपे जापान भी बहुत ज़्यादा खफा हुआ था कि उनके नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है यहाँ पर, है ना। तो अब नॉर्थ कोरिया ने तो यहाँ पर बिल्कुल अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो और ज़्यादा बेटर करेंगे और नेक्स्ट स्टेज पे उनको लेकर आएंगे, मतलब इनोवेशन यहाँ पर इनकलकेट होगी। देन यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने वार्न किया है इराक को अगेंस्ट रिटर्निंग ऑफ एक्सपीएम अल मलिकी टू पावर। तो अब यहाँ पर इराक के अंदर भी इंसर्जेंसी क्रिएट होने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर इन पावर है अगर वो वापस से री इलेक्ट होते हैं तो यूएस से जो है वो किसी भी तरह से जो अपने टाइज हैं वो आप कह सकते हो इराक के साथ नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो पॉलिसीज है, इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो यूएसए के अलाइन नहीं हो रहे हैं विद द करंट गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर अगर री इलेक्शन उनका हो जाता है वापस से तो फिर प्रॉब्लम सीरिया यहाँ पे आप इराक के लिए भी सोच सकते हो कि खड़ी होगी, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम आते हुए देख रहे हो कि यूएसए बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ देम जो है इसको केटर कर रहा है, क्योंकि अब अल शरा की जब हम बात करें सीरिया के अंदर मुद्दा भड़क सकता है, ताइवान को लेकर तब यूएसए की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पे अपने आप को प्लान कर रहा है बेटर, नॉर्थ कोरिया को अब किसका, चाइना का सपोर्ट भी है नॉर्थ कोरिया का आपस में, है ना। एंड पुतिन के साथ भी रिसेंटली यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है, किंग जोंग उनकी, ठीक है। तो अब क्या है वहाँ पर जापान है, यूएसए एंड ताइवान है, वो मुद्दा भी भड़क जाएगा। देन यूएसए के साथ आप देख रहे हो इराक वाली सिचुएशन यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो अब मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आगे डेवलप होती रहेंगी। तो ये साल जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। तो यूपीएससी का एंड इवन के स्टेट पीएससी इसके जो फाउंडेशन बैचेस की जब हम बात करें हमारे पास अवेलेबिलिटी उनकी है। अगर आप चाहते हो स्लीपी फैमिली का पार्ट बनना तो आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट करना है। कोर्सेज की आप इंक्वायरी कर सकते हैं या cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.cpclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं एंड कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ई बुक्स की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास बहुत सारी है तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द टेलीग्राम ग्रुप, उसको हम फटाफट से यहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।